नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। इस शो में हम बात करते हैं रियल एस्टेट की ज़रूरी खबरों की, एक्सपर्ट्स के जरिए विश्लेषण करते हैं करंट और ट्रेंडिंग मुद्दों का और बात करते हैं आपके परफेक्ट होम की। तो रुक करते हैं आज के शो का और सबसे पहले बुलेट पॉइंट्स। भारतीय रियल एस्टेट में संस्थागत निवेश हुआ डबल। इस साल जनवरी मार्च में बढ़कर 1.1 अरब डॉलर हुआ निवेश। तीसरी कोविड लहर के बाद अर्थव्यवस्था के खुलने से निवेशकों का सेंटिमेंट पॉजिटिव। रेजिडेंशियल, ऑफिस स्पेस, इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में बेहतर रिकवरी के संकेत। 2022 की पहली तिमाही में दिल्ली एनसीआर में 38% नए घरों की सप्लाई। एनारॉक के मुताबिक इस साल जनवरी से मार्च के बीच 9,300 घर। बीते साल पहली तिमाही में 6,750 नए घरों की हुई थी सप्लाई। पूरे एनसीआर में गुरुग्राम का 85% हिस्सा। गुरुग्राम में 7,890 घरों की सप्लाई, तो दिल्ली और भिवाड़ी में सप्लाई 32% घटी। देश में ऑफिस लीज में सालाना 97% की ग्रोथ। 2022 की पहली तिमाही में ऑफिस लीज बढ़कर 1 करोड़ 14 लाख स्क्वायर फीट हुई। बेंगलुरु, चेन्नई और दिल्ली एनसीआर में हुआ 2/3 लेन देन। टेक्नोलॉजी, कॉर्पोरेट्स और लीजिंग शेयर में 34%, तो वहीं बीएफएसआई फर्म्स का 17% हिस्सा। स्पेस ऑपरेटर्स का 13%, तो वहीं इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग का 12% हिस्सा। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस का सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बड़ा कदम। कंपनी ने बेंगलुरु में महिंद्रा ईडन के नाम से लॉन्च किया भारत का पहला नेट जीरो एनर्जी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में यूनिक डिजाइन फीचर्स के जरिए सालाना 18 लाख किलोवाट बिजली बचाने की उम्मीद। प्रोजेक्ट में सोलर और विंड एनर्जी पर रहेगा फोकस। कंपनी का संकल्प 2030 से सिर्फ नेट जीरो इमारतों को करेंगे डेवलप। बढ़ती कीमतों से घरों की बिक्री पर गहरा सकता है संकट। लागत बढ़ने से प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन की रफ्तार हुई कमजोर। मौजूदा हालातों से किधर करवट लेगा हाउसिंग मार्केट? डेवलपर्स और एक्सपर्ट्स से रियल ट्रेंड्स में जानेंगे जमीनी हालात। रियल ट्रेंड्स में आज विश्लेषण करेंगे एक बेहद खास टॉपिक पर। दरअसल हाउसिंग मार्केट में डेवलपर्स लागत बढ़ने का हवाला देते हुए लंबे समय से भाव बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हाल में तो कंस्ट्रक्शन तक रोकने की बातें होने लगी थी। अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत पहले घर पर मिलने वाली छूट या कहें फायदों की मियाद खत्म हो चुकी है। होम लोन की ब्याज दरें आज भले कम है, लेकिन लगातार बढ़ती महंगाई को देखते हुए आगे ब्याज दरों का क्या होगा कहना मुश्किल है। तो सवाल उठते हैं कि क्या वाकई डेवलपर्स कंस्ट्रक्शन रोक सकते हैं? कच्चे माल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने का सरकारी कदम क्या हो सकता है? क्या होम लोन पर सस्ती ब्याज दरों के दिन जाने वाले हैं? क्या प्रॉपर्टी मार्केट पर फिर से संकट के बादल छा सकते हैं? मौजूदा मार्केट का बारीक सटीक विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। सबसे पहले उनका परिचय कराते हैं आपसे। हमारे साथ है अमित गोयनका, एमडी एंड सीईओ, निसस फाइनेंस, रियल्टी की आर्थिक हलचल पर खास नजर रखते हैं। अमित मोदी हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट क्रेडाई वेस्टर्न यूपी, एनसीआर के रियल एस्टेट और डेवलपर्स के नजरिए को बताएंगे। रवि सिन्हा हमारे साथ हैं, ट्रैक टू रियल्टी के सीईओ हैं, रियल्टी सेक्टर की ग्राउंड रियल्टी पर नजर रखते हैं और सख्त आलोचना के लिए जाने जाते हैं। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। सबसे पहले अमित मोदी जी आपके पास ही आऊंगा मैं। क्रेडाई ने कंस्ट्रक्शन रोकने की बात कही थी। कितने डेवलपर्स ने काम रोका, कितनों ने नहीं रोका, इस बात का कोई डेटा नहीं है। सीमेंट, स्टील और तमाम कंस्ट्रक्शन मटेरियल महंगे हुए हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। कंस्ट्रक्शन रोकना क्या वास्तविक है या इस समस्या को लेकर कोई और विकल्प देख रहे हैं ताकि निर्माण भी ना रुके, प्रोजेक्ट समय पर पूरा भी हो और ग्राहक के साथ बढ़ी हुई कीमतों पर बात भी बन जाए? नमस्कार, शो पे जोड़ने के लिए शुक्रिया दीपक जी। मैं इस बारे में आप ये कहना चाहूँगा कि वास्तविकता ये है कि जब तक कैश फ्लोज मैनेज हो रहे हैं, लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोगों ने काम स्लो भी किया है, कुछ लोगों ने कैश फ्लोज मैनेज नहीं हो रहे के कारण काम बंद भी हुए हैं और जो लोग कैश फ्लोज मैनेज कर पा रहे हैं वो काम अभी उनका बिल्कुल जारी है। आज सीमेंट और स्टील के अलावा, क्योंकि एक नेशनल लेवल पे सिर्फ सीमेंट और स्टील है, लेकिन उसके अलावा भी बिल्डिंग के अंदर में जितने प्रोडक्ट्स लगते हैं उसके अंदर में एल्यूमिनियम, कॉपर, ग्लास, पॉलीमर, प्लास्टिक की, पीवीसी की बहुत सारी आइटम सारी लगती हैं और हर चीज़ का प्राइस इतना ज़्यादा राइज हो चुका है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन ये कह रही है कि सर्वाइवल नहीं है और प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ाने के बाद भी जो ऑलरेडी डिलीवरेबल्स हैं और पेंडिंग काम है उनको फिनिश करना आसान नहीं होगा। तो ये एक डिबेटेबल इशू है और
जहाँ तक ये बात है कि होम लोन के रेट्स जो हैं वो इस टाइम पे तो कम है और उसकी वजह से सेलेबिलिटी ठीक हो रही है, पर सेलेबिलिटी ठीक होने के बावजूद भी प्राइस राइज इतने ज़्यादा हो गए हैं कि प्रॉफिट कमाना तो दूर और प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट से हम लोग भी गुजारिश ये कर रहे हैं कि किसी भी ढंग से इन प्राइजेस पे कंट्रोल किया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को ऑलरेडी हम लोगों ने लेटर्स लिख के रिप्रेजेंटेशंस दिए हैं, जिसके अंदर में हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी है कि बिल्डिंग मटेरियल प्राइस को कोई सप्लाई चेन को मैनेज किया जाए। सो वास्तविकता यही है इस टाइम पे कि कुछ काम स्लो हुए हैं, कुछ बंद हुए हैं कैश फ्लोज के कारण। कई लोग जिनका कैश फ्लोज मैनेज हो रहा है वो चला रहे हैं। बिल्कुल, यानी वास्तविक स्थिति यह है कि कंस्ट्रक्शन रोकने को लेकर डेवलपर्स एकमत नहीं हैं। अमित गोयनका जी, आरबीआई पॉलिसी में इस बार भी अकोमोडेटिव स्टैंस रहा है। हालांकि तमाम जानकार मान रहे हैं कि आगे इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी हो सकती है। अब पड़ोसी देशों समेत यूरोप और यूएस में महंगाई का रोज रिकॉर्ड बन रहा है। रूस यूक्रेन टेंशन से अनिश्चितता बनी हुई है। रॉ मटेरियल की कॉस्ट पर डेवलपर्स की चिंता वाजिब दिख रही है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हाउस प्राइस पर क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? नमस्कार दीपक जी, और बहुत धन्यवाद आपके इस शो में आमंत्रित करने के लिए। जहाँ तक आरबीआई गवर्नर का स्टेटमेंट पे अगर अपने ध्यान दें तो उन्होंने ये कहा है कि ग्रोथ से ज्यादा मायने इस समय इन्फ्लेशन पर देना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन्फ्लेशन आउटलुक जो 5% था वो 7% के ऊपर जाता दिख रहा है। इसका मतलब कि ये जो फिलहाल जो कमरेटिव स्टैंस लिया है प्राइसिंग में वो ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। इसके ऊपर सीधा सीधा ये एक टिप्पणी है। तो आज अगर हम प्राइस मेंटेन कर रहे हैं, हमारे रिपो रेट रिवर्स रिपो रेट लिक्विड कर रहे हैं, एक नया एलएएफ लिक्विडिटी फैसिलिटी भी इंट्रोड्यूस किया है बैंकिंग के लिए, तो इसका एक ही मायना है कि ये बहुत ज्यादा तो हो सकता है नेक्स्ट क्वार्टरली रिव्यू में हमको प्राइस एस्केलेशन दिखेगा ही, नहीं तो इन्फ्लेशन कंटेन करना नामुमकिन हो जाएगा। ऑलरेडी ये हद से ज्यादा बढ़ गया है। दूसरा, मगर एक और महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि ये जो अगर इम्प्रूवमेंट भी होता है अगर रेट्स में, तो इसका शायद हाउसिंग लोन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं हुआ, बिकॉज एक साल के लिए हाउसिंग की जो लोन पॉलिसी है उसको बरकरार रखने की भी बात की। तो जो सब्सिडीज हैं और जो कंसेशंस दिए गए हैं हाउसिंग फाइनेंस के लिए, तो वो कुछ हद तक तो एटलीस्ट बरकरार रहेंगे। तो डायरेक्टली इमीडिएट इम्पैक्ट शायद हाउसिंग रेट्स पे ना आए, हो सकता है 9 महीने 12 महीने बाद वो इम्पैक्ट दिखे, मगर इस समय नहीं आएगा। मगर वो अगर इंटरेस्ट राइज तो राइज होंगे ही, और जैसे इंटरेस्ट रेट्स राइज होंगे बाकी चीजों के दाम भी बढ़ने और शुरू होंगे। तो दो चीजें इंपैक्ट करने वाली है, एक तो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो बढ़ेगा, वो आपका इनपुट कॉस्ट इंपैक्ट करेगा, और करस्पॉन्डिंग जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है और बाकी इनपुट कॉस्ट है, जैसे अभी अमित मोदी ने बताया, वो तो बढ़ता ही चला जाएगा। ऑलरेडी हम आज की जो स्थिति देख रहे हैं उसमें ऑलरेडी 15% तक कॉस्ट बढ़ चुका है, और 10% तक कॉस्ट इंक्रीज करने की बात हो रही है करंट मौजूदा हालात को देखते हुए। तो अगर ये सब चीजों को मद्देनजर रखें तो इंडस्ट्री के ऊपर बहुत भारी कॉस्ट प्रेशर आना ही है अगले 6 से 12 महीने में, जो आज तक जितना अगर हम देख रहे हैं उससे कहीं ज्यादा चिंताजनक माहौल बनेगा अगले 2 से 3 क्वार्टर में। बिल्कुल सर, जैसा आपने बताया कि 10% भाव बढ़ चुके हैं और आगे और 15% भाव बढ़ सकते हैं। रवि जी आपके पास आते हैं। रवि जी ने एक सर्वे भी कराया है जो होम बायर्स के सेंटिमेंट्स को दर्शाता है बढ़ते हुए भाव को लेकर। तो रवि जी, आपके सर्वे के मुताबिक 90% घर खरीदार बढ़ी हुई लागत को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। 82% लोग बड़ी कीमतों को वहन करने के पक्ष में नहीं हैं। और क्या कुछ निकल कर आ रहा है आपके सर्वे में? एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि इंडस्ट्री नैरेटिव जब भी होता है वो हमेशा सप्लाई साइड के कांस्टेंट पे होता है। आप प्राइस हाइक की बात कर रहे हैं, आप कंस्ट्रक्शन रोकने की बात कर रहे हैं, आप ये भूल जा रहे हैं कि आपका जो ये कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइस हाइक है रॉ मटेरियल के बढ़ने की वजह से, उसका सीधा सा असर एक बायर के अफोर्डेबिलिटी पे पड़ रहा है और वो बायर की साइकोलॉजी को बहुत अफेक्ट कर रहा है। हमारे इस सर्वे में निकल कर आया है कि आज का एक प्रोस्पेक्टिव होम बायर जो है वो इस समय हाउसिंग मार्केट में जो फेंस सिटिंग बायर था वो वापस आने को तैयार नहीं है। उसके पीछे उसकी बहुत सारी वजह है। हम सब जानते हैं इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट कैसे ऑपरेट होता है। जो एग्जिस्टिंग बायर हैं उनको भी ये डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डेवलपर्स मिडवे अपने एस्केलेशन क्लॉज लगाकर उनसे ज्यादा पैसे की डिमांड करेंगे। सिमिलरली जो प्रोस्पेक्टिव बायर हैं वो सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आज घर खरीदें और सीधी सी बात है कि डेवलपर्स अपना जो भी इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा वो बायर्स पे पास ऑन कर देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे ब्रांड ऐसा करते हैं, बट हम सब जानते हैं इंडिया का ऑर्गेनाइज्ड रियल एस्टेट मार्केट जो है वो 2 से 5% के बीच में है। तो एक जो लार्ज यूनिवर्स ऑफ डेवलपर्स हैं उनके यहाँ बहुत प्रॉब्लम आने वाली है।
क्योंकि इसका असर अंडर कंस्ट्रक्शन पे पड़ेगा। अंडर कंस्ट्रक्शन में डिफॉल्ट्स होंगे। जहां तक नए लॉन्चेज की बात है, आज का होम बायर उन नए लॉन्चेज से बिल्कुल अपने को अलग रखना चाहेगा। अमित मोदी जी, क्या सप्लाई चेन के लिए कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, या आप लोगों ने डेवलपर संगठन के तौर पर सरकार से किसी तरह के हस्तक्षेप की मांग की है, या फिर वेट एंड वॉच की स्थिति में है? सभी डेवलपर्स अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं, क्योंकि प्राइजेस जैसे पहले भी बताया कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और इसके अलावा ऑप्शंस कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं। और जहाँ तक सरकार की स्थिति है, तो बिल्डिंग लाइन के अंदर में जितने भी मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं, इसके अंदर में कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रॉ मटेरियल पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, उन्हीं की चीज़ पे डिपेंडेंसी है। क्रूड के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, यूक्रेन वॉर की वजह से बहुत सारे मटेरियल जो इंपोर्ट होते हैं उनके अंदर में इश्यूज आ रहे हैं। तो सरकार भी कोई सप्लाई चेन मैनेजमेंट इतनी जल्दी नहीं कर पाएगी जब तक कि कोई मेक इन इंडिया प्रोग्राम हो और बिल्डिंग लाइन के अंदर में जितने भी मटेरियल्स लगते हैं, जो अराउंड 270-80 तरह के मटेरियल्स हैं, उनके ऊपर में पूरा वर्क हो और इंटरनेशनल डिपेंडेंसी ऑन दोज आइटम्स जो है वो ख़त्म करी जाए। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहूँगा कि वेट एंड वॉच की स्थिति है और सरकार डेफिनेटली कुछ ना कुछ कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर रही होगी, लेकिन और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर में सरकार की भी किसी न किसी रूप में इंटरनेशनल डिपेंडेंसी होगी, जिसके ऊपर में कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। पर ये होपफुल हूं कि बहुत ही जल्दी कुछ ना कुछ होएगा। मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि सीमेंट जो है उसके अंदर में 28% का जीएसटी है। अगर सरकार चाहे इस समय तो कुछ कॉस्ट को कम करने के लिए अगर जीएसटी इस पे कम कर दिया जाए तो लोगों को सस्ता मकान मुहैया करा सकेंगे और 2022 होम फॉर ऑल जो प्रोग्राम है वो भी उसमें सहायता मिलेगी। तो प्रॉपर्टी प्लस में चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे परफेक्ट होम में आपके लिए क्या कुछ है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और आज हम बात कर रहे हैं लगातार घरों की बढ़ती कीमतों पर क्या कुछ रुख है, डेवलपर्स का रुख क्या है और होम बायर्स इस बढ़ी हुई कीमतों को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनका सेंटीमेंट है। इसी पर चर्चा जारी है और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रवि जी, किसी भी प्रोजेक्ट में प्रॉफिट मार्जिन का क्या गणित होता है? यदि कोई प्रोजेक्ट 100 रुपए में बन रहा है तो आमतौर पर लागत और उस पर मार्जिन का क्या रेशियो रहता है? क्या अब घर खरीदारों की जेब पर डबल अटैक हो सकता है? क्योंकि एक तरफ भाव बढ़ने की बात तो दूसरी ओर ब्याज दरें बढ़ने के भी संकेत मिल रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, रियल एस्टेट का जो बिजनेस है वो दुनिया के किसी भी बिजनेस से बहुत अनोखा है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसी भी बिजनेस में एक लागत होती है, एक प्रॉफिट मार्जिन होता है। रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है जिसमें इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है। जितना मार्केट एब्जॉर्ब कर सकता है बिल्डर्स उतना प्राइस एस्केलेट करते चले जाते हैं। दूसरी, मैं अमित जी की बात पे आता हूं कि कॉम्प्रोमाइज करना क्वालिटी के साथ मुश्किल है। आज इंडिया का जो लार्ज यूनिवर्स ऑफ डेवलपर्स है, आप उनके प्रोजेक्ट्स में जाकर देख लें, इतने आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर सबका कॉमन होता है, उसके बाद इतने कॉम्प्रोमाइजेज होते हैं कि डेवलपर्स ऑन ब्रोशर जो कमिट करते हैं वो कभी फुलफिल नहीं करते हैं। तीसरा एस्पेक्ट जो अमित जी कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा ऑप्शंस गवर्नमेंट के पास नहीं है, मेरे कुछ सुझाव हैं। पहली चीज यह है कि क्या इस गवर्नमेंट को इस समय, चूंकि बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी सप्लाई चेन पे लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए। दूसरा क्या है कि आपको जो रॉ मटेरियल्स हैं उसकी प्राइस की एक कैपिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये रॉ मटेरियल वाले भी प्राइस इलास्टिसिटी की तरफ जा रहे हैं। तीसरा, जो कंपटीशन कमीशन ने आज से 2 साल पहले किया था, कार्टेलाइजेशन के खिलाफ आपको एक क्रैकडाउन करना पड़ेगा। और चौथी चीज जो है कि आपको वो रॉ मटेरियल्स जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं उनके एक्सपोर्ट को डिस्करेज करना पड़ेगा। ये कुछ वो मेजर्स हैं जिससे कि आपके रॉ मटेरियल के प्राइसेस पे फर्क पड़ जाएगा। क्योंकि आप चाहे सीमेंट को उठाकर देख लें या स्टील को उठाकर देख लें, कोई इंडस्ट्री ऐसा नहीं है जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के पिक पे है। ज्यादातर सीमेंट कंपनीज और स्टील कंपनीज का जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 60% से 70% के आसपास पे चल रहा है। सीधा सा असर है, वो इस मार्केट सिचुएशन का पूरा फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कार्टेलाइजेशन के खिलाफ कोई क्रैकडाउन नहीं हो रहा है, उनको पता है यहाँ कोई प्राइस कैपिंग नहीं है। इसका असर ये हो रहा है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डेवलपर जानबूझकर अपनी विलिंगली कॉम्प्रोमाइज करेंगे क्वालिटी के साथ, लेकिन जब
उनके मार्जिन्स पे असर पड़ेगा, तो मार्केट में कॉम्प्रोमाइज होगा ही होगा। अमित गोयनका जी, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में हाउसिंग लोन पर लोअर रिस्क वेटेज को 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। इसका एलटीवी रेशियो पर क्या असर होगा, इसको आम भाषा में कैसे समझे, और होम लोन लेने वालों पर इसका क्या असर पड़ेगा? दो चीजें हैं दीपक जी। पहली बात तो जो एलटीवी रेशियोज है या नॉर्म्स है वो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए और अदर अन्य हाउसिंग के लिए काफी सरलता से डिफाइंड है कि वो इसे 80% होगा या 90% होगा, तो वो नॉर्म्स तो डेफिनेटली रहेंगे। मगर उसके अलावा क्या हो रहा है कि कई जगह जो कॉस्ट हैं, जैसे कि अब अन्य कॉस्ट होते हैं, वो अलग कर दिए गए हैं ताकि वो एलटीवी रेशियो इफेक्टिवली और कम हो सके। तो जैसे अगर कार पार्किंग और एमिनिटीज है या क्लब है, उसको पहली बात तो आप अलग कर देते हैं। दूसरा, स्टैम्प ड्यूटी जैसे महाराष्ट्र ने या मुंबई ने 1% बढ़ा दी, तो कई जगह क्या है कि रेडी रेक्टर रेट, स्टैम्प ड्यूटी और बाकी चीजें सर्कल रेट बढ़ गए हैं। तो उसका भी जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्टली होम बायर पे आता है और उसकी ओन कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ती है, बिकॉज वो बैंक फाइनेंस नहीं हो रहा। तो इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो उसका नेट नेट इम्पैक्ट में देखता हूँ तकरीबन 5% तक जो लोन टू वैल्यू है वो इफेक्टिवली घट जाएगा। मतलब अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग बायर से आप 10% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो हो सकता है आपको 15% तक कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और अगर आप अन्य कैटेगरी के बायर थे जो आप 20% तक कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो हो सकता है आपको 25% तक कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़े। तो डेफिनेटली मेरे को ये 5% तक का इम्पैक्ट आता हुआ डेफिनेटली दिख रहा है, बिकॉज उतना लोन सैंक्शन नहीं होगा, उतना अमाउंट जो है वो थोड़ा बहुत कम आएगा ही आएगा। सो डेफिनेटली वो बफरिंग हो रही है होम लोन्स में। बिल्कुल, यानी हम सीधी तौर पर इस चर्चा के सार को समझने की कोशिश करें तो घरों के 25% भाव बढ़ने तय हैं, होम बायर्स की जेब पर दबाव बढ़ना तय है, होम लोन की ब्याज दरों में आगे बढ़ोतरी के संकेत लगातार दिख रहे हैं, डेवलपर्स बढ़ती लागत को देखते हुए कंस्ट्रक्शन स्लो कर रहे हैं, दुनिया भर के हालातों को देखते हुए बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाना फिलहाल आसान नहीं दिख रहा है। सप्लाई चेन पर कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी लाने की जरूरत है, कार्टलाइजेशन पर लगाम लगाना होगा, उससे शायद अनियंत्रित भाव पर थोड़ी लगाम लग सकती है। अमित मोदी जी, अमित गोयनका जी और रवि सिन्हा जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अहम राय देने के लिए। आगे बढ़ते हैं परफेक्ट होम की तरफ। परफेक्ट होम में आज हम बात कर रहे हैं हाउसिंग सोसाइटी या RWA यानी रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन की। दरअसल जब इमारत पूरी तरह से तैयार हो जाती है तो बिल्डर को हाउसिंग सोसाइटी का गठन कर इमारत के रखरखाव की जिम्मेदारी घर खरीदारों को सौंपनी होती है, ताकि घर खरीदार आपसी सहमति से प्रत्येक निवासी को वाजिब कीमतों पर बेहतर सुख सुविधाएं मुहैया करा सके। अब सवाल उठता है कि कैसे RWA का गठन होता है और इसके अधिकार क्या होते हैं। तो आमतौर पर RWA दो तरह के होते हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। RWA की तुलना में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के पास ज्यादा अधिकार होते हैं। इमारत में रहने वाले लोग और बिल्डर एक जनरल बॉडी मीटिंग बुलाकर RWA आपसी सहमति या चुनाव के जरिए गठन कर सकते हैं। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के मुताबिक सोसाइटी एक्ट में RWA का गठन होता है। इसके लिए आमतौर पर 10 लोगों का नाम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए देना होता है। RWA गठन के बाद सोसाइटी के सदस्यों को प्रबंधन का अधिकार मिलता है। इसके साथ ही निवासियों के सुझाव से सोसाइटी बायलॉज बनाए जाते हैं, जिसका पालन करना इमारत में रहने वालों के लिए अनिवार्य होता है। RWA के पास फ्लैट की खरीद बिक्री की अनुमति देने का भी अधिकार होता है। हालांकि मालिकाना हक से जुड़े मामलों पर दखल का अधिकार नहीं होता। बड़े स्तर पर निवासियों की सुविधा, व्यवस्था, मेंटेनेंस, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सुरक्षा वगैरह की जिम्मेदारी रहती है। रेरा लागू होने के बाद से RWA के नियमों को लेकर काफी स्पष्टता आई है। रेरा के अनुसार RWA बनने तक डेवलपर मुनासिब कीमत पर इमारत की सुविधाओं और देखभाल के लिए जिम्मेदार होता है। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलने के कुछ महीने के अंदर RWA को सौंपना जरूरी होता है। महाराष्ट्र रेरा के मुताबिक 50% फ्लैट बिकने के बाद बिल्डर को RWA बनाना होता है। गौरतलब है कि दिल्ली NCR में रेजिडेंशियल कॉलोनी में हर ब्लॉक या पॉकेट में एक RWA का भी प्रावधान है। हालांकि RWA से जुड़ी ये कुछ बुनियादी बातें हैं। राज्यों के आधार पर नियमों में काफी अंतर देखने को मिलता है।
यदि आप RWA का गठन करने वाले हैं या इसकी बारीकियों को और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो लीगल एक्सपर्ट की मदद जरूर लें। तो आज प्रॉपर्टी प्लस में इतना ही, लेकिन आपको आज का शो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमें सोशल मीडिया या ईमेल के ज़रिए भी बता सकते हैं। बाकी अगले एपिसोड में मिलेंगे प्रॉपर्टी जगत की और तमाम अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।